तो यहाँ हमने क्या बताया कि जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगी फॉस्फोलाइपेज बीटा एंजाइम को। एक्टिवेशन कब होगा? जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके जीपीसीआर से बाइंड करेगा। अच्छा, एक्टिवेट होने के बाद यानी पीसीएल बी बीटा, सॉरी क्यों पीसीएल बोल रहे हैं, पीएलसी पूरा फॉर्म बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो है, ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पिप टू। इस पिप टू मॉलिक्यूल को तोड़ देता है दो फॉर्म में। तो देखो, ये पिप टू मॉलिक्यूल है, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, और ये फॉस्फोलाइपेज बीटा की एक्टिविटी जो है वो भी साइटोसोलिक फेस की तरफ ही है, भले ही ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। एक्टिवेट होने के बाद ये इस पिप टू मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में तोड़ देता है। और अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं देखो, एक बना डाई एसिल ग्लिसरॉल डैग, और दूसरा बना इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, या इसको IP3 कहते हैं। तो ये हो गया DAG, और ये हो गया, ये तो खैर है ही है, IP3। तो जब पिप टू टूटा तो डैग और IP3, हमको ये दो मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब होता क्या है, इन दोनों का अब क्या रोल है, इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, शुरू से मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आके जीपीसीआर से अटैच हुआ। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से अटैच हुआ, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने की वजह से इससे बाउंड ये जो जी प्रोटीन है पूरी, ये जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट अलग हो गया, बीटा और गामा सब यूनिट्स अलग हो गई। लेकिन ये तीनों सब यूनिट्स मिलके इस फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन से अटैच्ड है टुवर्ड्स साइटोसोलिक फेज, तो ये इलाका क्या है, साइटोसोल वाला इलाका है, ये बाहर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो साइटोसोल की तरफ ये जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है, इसको ये तीनों सब यूनिट्स मिलके एक्टिवेट करती हैं। जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसने क्या किया, इसने इस IP3 मॉलि नहीं, इसने इस पिप2 मॉलिक्यूल को तोड़ा। तोड़ने के बाद दो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, डाई एसिल ग्लिसरॉल और IP3। अब ये डाई एसिल ग्लिसरॉल जो है बेसिकली मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। देखो हमने क्या कहा था अभी, पिप टू जो है वो साइटोसॉल, पिप टू का आधा हिस्सा साइटोसॉल की तरफ होता है और आधा हिस्सा इसका मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। जो हिस्सा मेम्ब्रेन से जुड़ा रह गया टूटने के बाद, वो डाई एसिल ग्लिसरॉल है, और दूसरा हिस्सा IP3, ये क्या है, ये एक स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें तीन तीन फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये सॉल्युबल है, एंड इट मूव्स इनटू द साइटोसॉल। साइटोसॉल में जब ये मूव कर जाता है तो ये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इस IP3 के लिए रिसेप्टर मौजूद होता है। तो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को कई नाम से जानते हैं, IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल कहिए, या IP3 रिसेप्टर कहिए, लिगैंड गेटेड कैल्शियम आयन चैनल कहिए, सब इसी के नाम है। तो यहाँ पे जो लिखा है IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, एक नाम तो लिखा ही हुआ है, इसको हम लिगैंड गेटेड भी कह सकते हैं, उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। प्लस IP3 रिसेप्टर है ही है ये, IP3 रिसेप्टर।
तो जैसे ही ये IP3 इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर या ये चैनल हम कहें ओपन हो जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस भरे हुए हैं, ये येलो वाले, इनको रास्ता मिल जाएगा बाहर आने के लिए इनटू द साइटोसॉल। तो ये बाहर आ गए। अब ये कैल्शियम का लेवल साइटोसॉल में ज़्यादा हो गया, तो ये कैल्शियम जाके बाइंड कर जाएगा किससे? एक्चुअली में यहाँ पे जो अटैचमेंट दिखाया जा रहा है वो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सी। होता ये है कि ये डाई एसिल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन और फॉस्फेटिडिल सेरीन, ये तीनों मिलकर प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ऑलरेडी यू कैन रीड इन द डायग्राम, लेकिन अलग से मेंशन करना जरूरी है। कैल्शियम प्लस डैग प्लस फॉस्फेटिडिल सेरीन, ये तीनों मिलके क्या करेंगे? दे एक्टिवेट द PKC, यानी कि प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये प्रोटीन काइनेज सी, अब इसको मत समझ लीजिएगा कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं। प्रोटीन काइनेज सी जो है वो कहाँ से आता है? इट इज रिक्रूटेड फ्रॉम साइटोसॉल टू दी साइटोसॉलिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोसॉल में पड़ा हुआ था ये, और उसके बाद जब ये सारी एक्टिविटी चेंजेस हो रहे हैं तो ये मूव करते करते और साइटोसॉलिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहाँ पे इसका इंटरेक्शन होता है कैल्शियम से, डैग से और फॉस्फेटिडिल सेरीन से। फॉस्फेटिडिल सेरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ द इनर लीफलेट, तो वो तो वहाँ रहेगा ही। और ये तीनों मिलके इस प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब ये प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा? जाहिर सी बात है, काइनेज है तो वो फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी ही करेगा। तो एक्टिवेटेड PKC देन फॉस्फोराइलेट्स, किसको फॉस्फोराइलेट करेगा? टारगेट प्रोटीन्स, जो भी इसकी टारगेट हैं उनको फॉस्फोराइलेट करेगा। और कहाँ पे करेगा? ऑन स्पेसिफिक सेरीन और थ्रेओनीन रेसिड्यूज, यानी उस टारगेट प्रोटीन में जो स्पेसिफिक सेरीन एमिनो एसिड होगा या स्पेसिफिक थ्रियोनिन एमिनो एसिड रेसिड्यू होगा, इनको फॉस्फोराइलेट कर देगा। किस पर्टिकुलर एमिनो एसिड रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेगा वो वेरी करता है कि कौन सी सेल टाइप है, कौन सा टिश्यू है। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल। अब टारगेट प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गई, तो चूंकि ये एक्टिवेटर वाला सिग्नल ट्रांसडक्शन है, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोराइलेट होने के बाद टारगेट प्रोटीन कुछ काम करेगी। ऐसे भी हमने एग्जाम्पल्स पहले पढ़ रखे हैं जहाँ पे अगर किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया जाए तो वो अपनी एक्टिविटी लूज कर देती है। यानी दोनों दोनों केसेस हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन अगर फॉस्फोराइलेट हो रही है तो अपना फंक्शन गेन कर सकती है या लूज भी कर सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन का फंक्शन ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, देख लो एक बार डायग्राम।
बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, जीपीसीआर से अटैच होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही इससे जो जी प्रोटीन अटैच्ड है वो अल्फा और बीटा गामा में टूट जाएगी, तीनों मिलके फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेंगे। फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा तो ये पिप टू को, ये पूरे मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में तोड़ देगा। एक डैग बन जाएगा जो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहेगा, दूसरा IP3 बन जाएगा जो कि स्मॉल और पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये पानी में चला जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म से मूव करता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक चला जाएगा। यहाँ पे इस IP3 के लिए रिसेप्टर होंगे जो कि कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं। जैसे ही अटैच होगा ये चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम आ गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद कैल्शियम, डैग और फॉस्फेटिडिलसिरिन तीनों इंटरैक्ट करेंगे आपस में, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देंगे। इसका ये पॉइंट हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं कि ये IP3 क्या है, स्मॉल पोलर पोलर मॉलिक्यूल। और एक बार प्रोटीन काइनेज से एक्टिवेट हो गया तो वो टारगेट प्रोटीन के सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर देगा, और उसके बाद जो इफेक्टर फंक्शन है इन प्रोटीन्स का वो हमको या वो सेल में नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल पे जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम कालमोडलिन कॉम्प्लेक्स। तो कैल्शियम कालमोडलिन कॉम्प्लेक्स, कैलमोडुलिन है बेसिकली क्या, ये आपको मालूम है, पहले से बता चुके हैं। कैलमोडुलिन जो है वो एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। कैल फॉर कैल्शियम, मॉडुलिन इसका नाम। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं जनरली उनका काम क्या होता है कि दे हेल्प टू रिले द साइटोसोलिक कैल्शियम सिग्नल। मतलब रिले का मतलब तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे नेटवर्क रिले होता है। पहले अगर याद हो आप लोगों को, जब डिश और केबल का इतना चलन नहीं था तो वो एंटीने लगाए जाते थे दूरदर्शन वाले। तो उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा टावर, ये सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करता था लाइक दिस, और फिर उसके बाद छोटे टावर जो है सिग्नल को रिसीव करते थे और फिर इसको फर्दर और छोटे टावर्स में सेंड करते थे। तो ये पूरा रिले ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता था। तो इसका मतलब कि आप जो है वो दूरदर्शन केंद्र दिल्ली का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, और हम देख कहाँ रहे हैं, फैज़ाबाद में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, गोंडा में बैठ के। तो कैसे देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिले हो रहा है नेटवर्क फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और फिर लखनऊ फर्दर उसको और छोटे शहरों में रिले और करेगा, फर्दर रिले करेगा। इसी तरीके से कैल्शियम के जो सिग्नल्स हैं उसका जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली कैल्शियम जा जा के हर जगह नहीं बाइंड करेगा। कैल्शियम क्या करेगा, वो किसी ऐसी प्रोटीन से जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है उससे बाइंड कर जाएगा। उसके बाद वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जाके किसी टारगेट प्रोटीन से बाइंड करेगी और उससे कहेगी भाई फला काम करो, कैल्शियम साहब आए हैं उन्होंने कहा है ऐसा करने का। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कालमोडुलिन ही है, इसीलिए उसका जिक्र हो रहा है। अब ये जो कैलमोडिलिन प्रोटीन है इसके बारे में अगर हम आपको दो तीन पॉइंट्स बता दें इम्पोर्टेंट, तो पहली चीज़ तो ये है कि कैलमोडुलिन प्रोटीन 70 kDa इसका साइज होता है, 70 किलो डाल्टन। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका मतलब स्मॉल है। दूसरी बात ये है कि ये हाईली कंजर्व्ड है। हाईली कंजर्व्ड का मतलब कि आपको
यूनिसेलुलर यूकैरियोट से लेकर के और मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक ये मिलेगी उसी फॉर्म में, वही सीक्वेंस। कंजर्वेशन का मतलब ही यही होता है कि प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई चेंज ना आए, या इसके बहुत आइसोफॉर्म्स जो है वो ना अवेलेबल हों, उसी फॉर्म में वो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो, तो हाईली कंजर्व्ड होती है। कैल्शियम बाइंडिंग तो है ही है, तो उस पॉइंट को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे दोबारा। ये एक साइटोसोलिक एसिडिक प्रोटीन होती है, तो साइटोसॉल में पाई जाती है, और एसिडिक यानी इसमें एसिडिक एमिनो एसिड्स की संख्या ज़्यादा होगी। और एक और पॉइंट इसमें है कि ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, यानी एक से ज़्यादा सब यूनिट्स नहीं है। तो इसका कौन से लेवल का स्ट्रक्चर होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी? बताइए। अगर ये मोनोमेरिक प्रोटीन है तो किस लेवल का स्ट्रक्चर ये शो करेगी? कभी भी मोनोमेरिक प्रोटीन्स जो होती हैं वो टर्शरी लेवल का स्ट्रक्चर ही शो कर सकती हैं, क्योंकि क्वाटरनरी लेवल होने के लिए एक से ज़्यादा सब यूनिट्स होनी चाहिए, तो क्वाटरनरी इसका स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट की हम ज़रा चर्चा करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया कि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन पाई जाएगी। अब ये जो प्रोटीन है कैलमोडेलिन, एक बार में कितने मैक्सिमम कैल्शियम आयंस इससे अटैच हो सकते हैं? तो इट कैन बाइंड या बाइंड्स अप टू 4 कैल्शियम आयंस। एक बार में 4 कैल्शियम आयंस से ये बाइंड कर सकती है। और ये जो बाइंडिंग है कैल्शियम आयन से इसकी, वो किस तरीके की होती है? इन अ कोऑपरेटिव मैनर। अगर याद हो आपको, तो हम जब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ भी एक हीमोग्लोबिन से 4 आयरन के एटम्स जो है वो जुड़ते हैं, आयंस कहें। अब कोऑपरेटिव मैनर का मतलब ये हुआ कि पहला अब ये इसी की बात कर लेते हैं। पहला कैल्शियम आएगा तो उसको बाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो बाइंड लेकिन जब कर जाएगा तो वो फैसिलिटेट करेगा दूसरे कैल्शियम की बाइंडिंग। जब दो बाइंड कर जाएंगे तो दोनों मिलके और फैसिलिटेट करेंगे तीसरे की बाइंडिंग। तीन हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा फैसिलिटेट करके चौथे को भी जोड़ लेंगे अपने से। दिस इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ऐसा ही हीमोग्लोबिन में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं आयरन के केस में। तो इससे फायदा क्या होता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग से फायदा ये होता है कि अगर थोड़ा भी चेंज हो रहा है साइटोसोलिक कैल्शियम के लेवल में, यानी कि अगर साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ रहा है, तो एक्टिव कालमोडुलिन के लेवल में वो एक ट्रेमेंडस इंक्रीज कर देगा। क्योंकि एक कैल्शियम बाइंड करना, फिर वो कोशिश करेगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मतलब एक जो है वो दूसरे को प्रमोट कर रहा है, दूसरा तीसरे चौथे, सब मिलके एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग से होता क्या है कि इट कॉजेज, या इसको ऐसे लिख दें, thus even a small change in level of cytosolic calcium leads to a large change in active calmodulin
लेवल। एक्टिव कैलमोडुलिन का मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम बाउंड कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन जब कैल्शियम से बाइंड करता है तभी एक्टिवेट होता है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। जब कैलमोडुलिन एक्टिव स्टेट में रहता है तो उस कंडीशन में इसकी जो एफिनिटी होती है टारगेट प्रोटीन के लिए वो भी बढ़ जाती है। तो एफिनिटी फॉर टारगेट प्रोटीन्स इज इंक्रीज्ड। तो यानी कि कैल्शियम से बाइंड करने के बाद कैलमोडुलिन टारगेट प्रोटीन से और ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। अभी और कैलमोडुलिन के ही पॉइंट्स चल रहे हैं। कैलमोडुलिन जो है ये दो तरीके से अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। एक तो तरीका है डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इस केस में कैलमोडुलिन जो है वो सीधे जा करके जो टारगेट एंजाइम या टारगेट प्रोटीन है उससे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ टारगेट और की एंजाइम। एंजाइम्स के थ्रू ही सारा काम चला, या प्रोटीन कह दें आप, कोई बात नहीं, एंजाइम तो प्रोटीन ही है। इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट के केस में होता ये है कि जो इफेक्ट आता है वो आता है बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन्स। मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये कैलमोडुलिन डायरेक्टली जो है वो की एंजाइम या टारगेट प्रोटीन से जाके नहीं जुड़ती। यहाँ कैलमोडुलिन पहले एक फॉस्फोराइलेज सॉरी एक काइनेज को एक्टिवेट करेगी। वो काइनेज क्या करेगा, टारगेट प्रोटीन को जाके फॉस्फोराइलेट करेगा, तब टारगेट प्रोटीन अपना काम करेगी। तो सिंपली अगर इसको हम पॉइंट्स में मेंशन कर दें कि हियर द कैलमोड, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, फर्स्ट बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स ए काइनेज। और ये जो काइनेजेस होते हैं चूंकि कैलमोडुलिन से बाइंड होने की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं तो इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। स्पेसिफिक नाम इनको क्या दिया जाता है, दे आर नोन एज कैल्शियम कैलमोडुलिन डिपेंडेंट काइनेजेस। काइनेजेस शॉर्ट में इनको कह देते हैं कैम काइनेज। तो कैलमोडुलिन सबसे पहले किससे बाइंड करेगी, काइनेज से या कैम काइनेज से, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप द कैम काइनेज will phosphorylate the target protein और की एंजाइम। तो इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट तरीका है कैलमोडुलिन के इफेक्ट को एक्सप्रेस करने का। अब ये जो कैम काइनेज होते हैं
ये बेसिकली किस कैटेगरी के होते हैं, ये किसको टारगेट प्रोटीन में जाके किस रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करते हैं, तो वही जो हमने आपको बताया, ये बेसिकली क्या है, सेरीन थ्रेओनीन काइनेज। तो सेरीन या थ्रेओनीन रेसिड्यू पे ये फॉस्फोराइलेशन शो करेगा। ठीक है, चलिए। कुछ कैम काइनेजेस ऐसे होते हैं जो कि जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। तो इसी में आगे हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। सम कैम काइनेजेस phosphorylate जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं जीन रेगुलेटरी प्रोटीन का, क्रेब प्रोटीन। अब ये क्रेब प्रोटीन क्या है, तो क्रेब स्टैंड्स हियर फॉर साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये है क्रेब प्रोटीन। क्रेब प्रोटीन की बाइंडिंग, देखो, ये कैम काइनेज ने क्रेब प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया। फॉस्फोराइलेशन के बाद ये क्रेब प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हुई। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगी, ये जाएगी जीन से बाइंड करेगी। अब नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ये है एक जीन, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जीन में एक स्पेसिफिक इलाका है जिसको हम कह रहे हैं साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। डीएनए में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये डीएनए का या जीन का वो स्पेसिफिक इलाका है जहां पे ये क्रेब प्रोटीन जो है वो जाकर बाइंड करेगी। तो ये क्रेब प्रोटीन हमने अगर ऐसे बना दिया तो ये यहाँ पे आके ऐसे बाइंड कर जाएगी। ये क्रेब है, लेकिन ये कब बाइंड करेगी, जब ये एक्टिव होगी। तो बाइंड्स व्हेन एक्टिवेटेड बाय कैम काइनेज। तो कैम काइनेज कैसे एक्टिवेशन कराएगा इसका, फॉस्फोराइलेशन से, उसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। और जब ये क्रेब प्रोटीन बाइंड कर जाएगी इस रिस्पॉन्स एलिमेंट से, तब इस जीन का एक्सप्रेशन शुरू भी हो सकता है, और हो सकता है कोई दूसरी जीन हो तो वहां पे एक्सप्रेशन रुक भी सकता है। दोनों चीजें हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन जीन की इस रिस्पॉन्स एलिमेंट की वजह से वो एक्सप्रेस होगी या फिर एक्सप्रेशन रुकेगा। तो ये पॉइंट फाइनली अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो क्रेब प्रोटीन बाइंड्स व्हेन एक्टिवेटेड बाय कैम काइनेज, ठीक है, और इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन may be activated or inhibited depending upon the gene, कौन सी जीन है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है
अब देखिए, एक स्पेसिफिक कैम काइनेज का हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, कैम काइनेज 2। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैम काइनेज। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्ट अबंडेंट इन नर्वस टिश्यू। फैक्ट बेस्ड है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैम काइनेज 2 जो है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होती है नर्वस टिश्यू में। ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात कर लें कि कालमोडुलिन जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या क्या रोल प्ले करती है सेल के अंदर। तो कालमोडुलिन फंक्शंस, डिटेल में नहीं जाना है हमको। सबसे पहला, और देखो मोस्टली इसका रोल क्या होता है, रेगुलेटरी रोल ही होता है। प्रोसेस को रेगुलेट करना, या तो प्रोसेस को होने देना या प्रोसेस को, मतलब या तो प्रोसेस को इनिशिएट करना या हो रहे प्रोसेस को स्टॉप करना। तो अब रेगुलेटरी प्रोसेसेस में जैसे कि एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म, तो एनर्जी कब रिलीज होगी? जब कैटाबॉलिज्म होगा। बायोसिंथेसिस कब होगी? जब एनाबॉलिज्म होगा। तो दोनों तरीके के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सेल मोटिलिटी, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला सीलिया। एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से कुछ बाहर अगर निकालना है। साइटोस्केलेटल असेंबली, जब सेल को डिवाइड होना होगा एस्टर फॉर्मेशन के दौरान, साइटोस्केलेटन की असेंबली। एंड इंट्रासेल्यूलर मॉड्यूलेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन। मतलब सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम का लेवल कब ज़्यादा कब कम होना चाहिए, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए भी कालमोडुलिन अहम रोल प्ले करती है। इन सब की मैकेनिज्म बिल्कुल अलग अलग है, फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन इफेक्टर मॉलिक्यूल जो ये काम करा रहा है वो एक ही है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कालमोडुलिन। लास्ट में हम आपको इसका एक डायग्राम भी दिखा दें ताकि थोड़ा इमेजिन करने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बेसिकली कालमोडुलिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं। तो ये प्रॉपर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो जैसा हम देखते हैं यूनिप्रोट पे या डेटाबेस पे, प्रोटीन पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक में जैसा नज़र आता है वैसा हम देखते हैं, ये उसका कार्टून डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं, और ये किस तरीके से अपने टारगेट प्रोटीन पे बाइंड कर रही है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है ये डायग्राम। तो सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ा दे रहे हैं, अदरवाइज इट विल बी रिलेटिवली लेस। अगला है जीटी मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन। जीटी, तो एक्चुअली में जीटी मीडिएटेड
सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो किस चीज़ को बताता है या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इट इलेबोरेट्स द मैकेनिज्म ऑफ विजन, कि एक्चुअली में हमको चीज़ें नज़र कैसे आती हैं। तो विज़न मैकेनिज्म में ये सिग्नल ट्रांसडक्शन रोल प्ले करता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, देख लेते हैं स्टेप वाइज मैनर में। देखो, चूंकि जीपीसीआर मीडिएटेड है, तो यहाँ पे एक लाइन में अगर हम जिस्ट इसका देना चाहें तो विजन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? विजन डिपेंड्स ऑन जीपीसीआर। और कौन सा जीपीसीआर? ऐसा जीपीसीआर दैट रेगुलेट्स साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट गेटेड आयन चैनल। कुछ नहीं समझ में आया, हमको कुछ नहीं मालूम क्या है ये सब। इतना समझिए अभी कि जीपीसीआर, ये तो मालूम है, जीपीसीआर किस चीज को रेगुलेट करेगा? ऐसे आयन चैनल को, ऐसे आयन चैनल, गेटेड आयन चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये जीपीसीआर रेगुलेट करेगा, जिसके ओपनिंग डिपेंड करती है कि उससे कोई साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है कि नहीं। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड में हमारा CGMP यहाँ पे काम करेगा, साइक्लिक GMP, AMP वाला नहीं है। तो अब कैसे रेगुलेशन होगा, क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं, स्टेप वाइज मैनर में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप, विजन का जो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला तो स्टेप यही है कि आंख खोलो तभी कुछ दिखेगा। तो एक्चुअली में फर्स्ट स्टेप इन विजन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय रोडोप्सिन। आपको मालूम होगा रोडोप्सिन जो है एक पिगमेंट है, विजुअल पिगमेंट जिसको कहते हैं। अब ये रोडोप्सिन मॉलिक्यूल बेसिकली दो चीजों से मिलके बना होता है, यानी कि कंसिस्ट्स ऑफ, पहला तो ऑप्सिन। और ऑप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ऑप्सिन एक्चुअली में एक इंटीग्रल प्रोटीन है। थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को हम इलाबोरेट करें तो ऑप्सिन इंटीग्रल प्रोटीन है, साथ ही साथ इसमें 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सिस प्रेजेंट होते हैं, या हेलिसेस कहते हैं इसको। मतलब क्या हुआ कि ये मेम्ब्रेन है, तो ये 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। इसी तरह से जीपीसीआर भी आपने देखा था, जब हमने बताया था जीपीसीआर भी 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स से ही बना होता है। तो सिमिलरली ऑप्सिन प्रोटीन जो है इसमें भी 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है रोडोप्सिन का, उसको हम कहते हैं रेटिनल। अब ये रेटिनल क्या चीज है? तो रेटिनल जो होता है
ये एक पिगमेंट है, पॉलीइन पिगमेंट इसको हम कहते हैं। पॉलीइन का मतलब यही हो गया कि इसमें कई सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो पॉलीइन हो गया, पॉलीइन पिगमेंट। और ये रेटिनल जो है ये क्लोजली रिलेटेड होता है किससे? विटामिन ए से। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा के एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए तो रेटिनल तैयार हो जाएगा। इसीलिए गाजर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन के दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक विटामिन ए मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, और ये विटामिन ए मॉलिक्यूल रेटिनॉल मॉडिफाई होके रेटिनल बना देता है, तो आंख कमजोर नहीं होगी। तो ये दो कंपोनेंट्स इसके हो गए, ठीक है। अब इसमें एक आध पॉइंट और हमको अटैच करना है, उसी साइड लिख रहे हैं ताकि पता रहे किसका पॉइंट है। देखिए, अब ये जो रेटिनल हमने अभी आपको बताया पॉलीइन पिगमेंट है, या इसको हम रेटिनल को इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोफोर, क्योंकि एक्चुअल जो कलर आ रहा है वो इसी रेटिनल की वजह से आ रहा है। कलर किसका आ रहा है? मतलब पिगमेंट का जो कलर आ रहा है, विजुअल पिगमेंट ही तो है रोडोप्सिन। देखिए, एक आयोडोप्सिन होता है, एक रोडोप्सिन होता है। विजुअल पर्पल, विजुअल वॉयलेट। तो विजुअल पर्पल जाहिर सी बात है कलर के हिसाब से हम कह रहे हैं, विजुअल वॉयलेट जिस कलर का वो नज़र आ रहा है। तो कलर जो है इस विजुअल पिगमेंट का रेटिनल की वजह से है, इसीलिए इसको क्रोमोफोर भी कहा जाता है। अब रेटिनल का अगला पॉइंट क्या है कि ये एक्चुअली में ऑप्सिन प्रोटीन से अटैच कैसे होता है। तो ये जान लीजिए कि रेटिनल इज अटैच्ड एट लाइसिन रेसिड्यू ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन एट इट्स एंड। तो ऑप्सिन प्रोटीन जो है उसके अंत में, उसके एंड पर लाइसिन रेसिड्यू मौजूद रहता है, जिससे रेटिनल जो है जाके अटैच हो जाता है। अब मान लीजिए, चलिए ये बातें तो हो गई, अब वापस से मैकेनिज्म पे आते हैं। मान लीजिए कि लाइट पड़ी आंखों पे, आंखों पे पड़ेगी तो वो रेटिना तक पहुंचेगी। इसका हम आपको स्ट्रक्चर बनाएं तभी समझ में आएगा, उसका इमेज लेना भूल गए। लाइक दिस। अब समझिए, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज कॉल्ड एज 11 सिस रेटिनल। इस 11 सिस रेटिनल के ऊपर लाइट पड़ी। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी, दिस 11 cis retinal will be converted into all trans retinal, यानी कि यहाँ पे लिख दें अपॉन एक्सपोजर ऑफ लाइट दिस 11 cis retinal will be converted into all trans retinal। तो इसमें 11 के पहले का हिस्सा तो चलो बना दें जल्दी से।
ये हो गया 11, ये हो गया 12, फिर n प्लस ऑप्शन h। बाकी हम नहीं कुछ इसमें फर्दर एलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हिस्सा सिस कॉन्फ़िगरेशन में था आफ्टर 11th कार्बन, लाइट पड़ने के बाद वो हिस्सा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑल ट्रांस रेटिनल। यहाँ पे सिस में कोई भी ग्रुप, कोई भी कार्बन का या कार्बन से अटैच्ड कोई भी ग्रुप सिस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। लाइट पड़ने की वजह से ये चेंज आया। इससे होता क्या है, इस रेटिनल में चेंज होने की वजह से, सिस से ट्रांस में कन्वर्जन होने की वजह से पूरा रोडोप्सिन मॉलिक्यूल जो है इट अंडरगोज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। तो सिस टू ट्रांस कन्वर्जन ऑफ रेटिनल लीड्स टू conformational change in rhodopsin molecule। अब रोडोप्सिन मॉलिक्यूल में भी कन्फर्मेशनल चेंज आ गया। इस कंडीशन में जो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है अपने। एक्टिव रोडोप्सिन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इंटरैक्ट्स विथ अ सेकेंड प्रोटीन। और ये जो सेकेंड प्रोटीन है ये बेसिकली है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन, तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन के बाद ये ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा। अब ये ट्रांसड्यूसिन क्या है, ट्रांसड्यूसिन जो है वो एक्चुअली में जी प्रोटीन है ना। तो इट इज अ जी प्रोटीन, शॉर्ट में इसको कह देते हैं जीटी, यानी कि जी ट्रांसड्यूसिन। अब ये जो जी प्रोटीन है, जाहिर सी बात है जी प्रोटीन होगी तो हेट्रोट्राइमेरिक ही होगी, अल्फा फिर बीटा गामा। ये जी प्रोटीन जो है या ये ट्रांसड्यूशन ये क्या कर सकता है, इट कैन बाइंड जीडीपी और जीटीपी जैसे बाकी सारी जी प्रोटीन्स हैं। इसकी अल्फा सब यूनिट जीडीपी से बाउंड हो सकती है, तब तीनों सब यूनिट्स एक साथ रहेंगी। और जब अल्फा सब यूनिट जीटीपी से अटैच हो जाएगी कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से, तो अलग हो जाएगी बीटा और गामा से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट, या नाइट ना कह के डार्क कहें, जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, जीडीपी इज बाउंड टू जीटी। अंधेरे के समय जीटी प्रोटीन से या जी प्रोटीन से जीडीपी अटैच रहता है। और इस केस में होता क्या है, जो तीनों सब यूनिट्स हैं, ऑल थ्री सब यूनिट्स अल्फा बीटा गामा ये एक साथ बनी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोई सिग्नल नहीं जाएगा, नो सिग्नल इज सेंट। अच्छी बात है। मान लो डे टाइम या लाइट की मौजूदगी, आजकल तो डे से ज़्यादा, सूर्य से ज़्यादा हम लोग एलईडी की लाइट में रहते हैं, तो कोई सी भी लाइट हो, लाइट की कंडीशन में क्या होगा,
आपको मालूम है रोडोप्सिन एक्साइट हो जाएगा, रोडोप्सिन इज एक्साइटेड, एक्साइट होने के बाद इंटरैक्ट करेगा, वही चीज़ है लेकिन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंटरैक्ट्स विथ जीटी या ट्रांसड्यूसिन, और ट्रांसड्यूसिन से इंटरैक्ट करने के बाद होगा ये कि रिप्लेसमेंट ऑफ बाउंड जीडीपी फ्रॉम जीटीपी, यानी कि अब जीडीपी जो जुड़ा था वो हट जाएगा और जीटीपी आके अटैच हो जाएगा। ये जीटीपी कहाँ होगा? साइटोसॉल में ही मौजूद होगा, पहले बता चुके हैं आपको। जैसे ही जीटीपी की बाइंडिंग होगी, डिसोसिएशन हो जाएगा किसका? अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट्स, इनका हो जाएगा डिसोसिएशन। अब ये जो अल्फा सब यूनिट डिटैच हुई, जिसको हम जीटी अल्फा कह दे रहे हैं, ये जीटी अल्फा जो है वो जाएगी, मूव्स टू इफेक्टर मॉलिक्यूल, इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास जाएगी। इमेजिन करिए थोड़ा, क्योंकि वो सब डायग्राम आपको याद हैं जो हमने स्टेप्स बताए हैं। यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो होता है CGMP फॉस्फो डाई एस्टरेज, शॉर्ट में इसको PDE कह देते हैं। तो GT अल्फा इफेक्टर मॉलिक्यूल यानी PDE के पास गया। PDE एक एंजाइम है, तो अगले स्टेप में ये PDE क्या करेगा? PDE ये एक्टिवेट जब हो जाएगा तो इट कन्वर्ट्स साइक्लिक GMP टू 5 प्राइम GMP। तो साइक्लिक GMP को इसने 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर दिया। उससे होगा क्या? उससे होगा ये, आगे चलते हैं, उससे होगा ये कि साइक्लिक GMP लेवल इन द सेल फॉल्स। जाहिर सी बात है, जब ये साइक्लिक GMP 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसका लेवल सेल के अंदर कम हो जाएगा। साइक्लिक GMP का लेवल कम होने से क्या होगा कि पहले ये जान ले, यहाँ शॉर्ट में अलग से बताया नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। साइक्लिक GMP remains bound to sodium channels in the plasma membrane। ध्यान से समझिएगा इसको। साइक्लिक GMP का काम क्या होता है? सोडियम चैनल से बाइंड करने का और उसको खुला रखने का। लेकिन जब साइक्लिक GMP का लेवल सेल के अंदर कम हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, नो CGMP will be available to bind to sodium channels, और इससे होगा क्या? क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स। तो अब सोडियम चैनल्स बंद होना शुरू होंगे। इससे होगा क्या? इनहिबिशन ऑफ Na+ इनफ्लक्स, यानी कि चूंकि सोडियम आयन बाहर होता है ज़्यादा,
जब चैनल्स खुले हुए थे तो बाहर से अंदर आ रहा था सेल के, लेकिन जब चैनल बंद हो गए तो अब बाहर से अंदर साइटोसॉल में नहीं आ पाएगा सोडियम, यानी सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ये कंडीशन कब होती है कि साइक्लिक जीएमपी जो है वो सोडियम चैनल से जुड़ा रहे और वो उसको खुला रखे? ये होता है ड्यूरिंग डार्क, क्योंकि डार्क के समय साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा रहेगा। ये वाला काम कब हो रहा है? जब लाइट मौजूद है। जितने सोडियम आयंस जो है वो, या सोडियम चैनल्स जो है वो बंद होंगे, उतना कम जो है वो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब आप ये बताइए, बहुत बेसिक सा है कि डीपोलराइजेशन होगा या हाइपरपोलराइजेशन होगा? और इसी, डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो यही आएगा। हम चाह रहे हैं कि इस सवाल पे हम क्लास यहाँ पे बंद करें और इसको थोड़ा सा आप सोचें